नमस्कार, आप सभी ने अध्याय 13 में भाग 7 तक पढ़ लिया था। भाग 7 में आपने अंडजननी यानी oogenesis की प्रक्रिया पढ़ा, आपने अंडाणु की संरचना के बारे में पढ़ा। अब आते हैं हम उसके आगे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि होगा मासिक चक्र या आर्तव चक्र, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है भाग 8 का, वो है मासिक चक्र, या जिसे हम आर्तव चक्र भी कहते हैं, या इसे हम ऋतुस्राव चक्र या रज चक्र भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल या शॉर्ट फॉर्म में MC कहा जाता है। इसी के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसको समझाने के लिए, इस प्रक्रिया को समझाने के लिए, चूँकि ये प्रक्रिया थोड़ी कठिन लगती है नहीं, अगर आप स्टेप बाय समझेंगे तो बहुत इजी है, और अगर आप अनेक किताबों से पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। NCERT पढ़िए, NCERT में जितना अच्छी तरीके से इसको समझाया गया है और किसी बुक में नहीं है, मैंने देखा। कुछ पॉइंट्स छुटे हैं NCERT में, वो मैं यहाँ पर बता दूंगा। ये फिगर है जो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताएगा, मासिक चक्र के बारे में। यहाँ पर 4 अलग अलग फिगर है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। प्रथम जो आपको फिगर दिख रहा है, यह हार्मोन के स्तर को बताता है कि हाँ, मादा के शरीर में हार्मोन का स्तर क्या क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मासिक चक्र होता है 28 से 29 दिन का, ये मैं पहले भी बताया था। यहाँ पर डेज लिखे हुए हैं, प्रथम दिन, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, 6, 7 से लेकर 28 दिन का यहाँ पर हम साइकिल बनाए हैं कि 28 दिन के मध्य में क्या क्या घटनाएं शरीर में होती हैं मादा के। उनके पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, कितनी मात्रा में होते हैं, किस दिन में ज़्यादा होते हैं, किस दिन में कम होते हैं, अंडाशय में उसमें क्या क्या परिवर्तन आता है। मैंने ये फिगर आपको पहले भी बताया है कि अंडाशय में प्राथमिक पुटिका से तृतीयक से परिपक्व, परिपक्व से ग्राफियन, ग्राफियन फट जाता है, फिर कार्पस हीमोरैजिकम, कार्पस ल्यूटिकम, कार्पस एल्बिकेंस बनता है। ये 28 दिन में ये भी होता है। ये सारी घटनाएं भी बताएं। तो ये एक सीरीज में अंडाशय में पुटिका के निर्माण को दर्शा रहा है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा फिगर दर्शा रहा है अंडाशयी हार्मोन। चूंकि मैंने बताया था कि अंडाशय से भी हार्मोन रिलीज होता है, अंडाशय के इन्हीं पुटिकाओं से रिलीज होता है। जैसे ग्राफियन पुटिका से रिलीज होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, कार्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है प्रोजेस्टेरॉन। समझ रहे हैं? तो ये सभी मिक्स करके ही पढ़ेंगे, तभी समझ में आएगा मासिक चक्र। आसान मत समझिएगा आसान है, लेकिन आप थोड़ा याद करेंगे चीज़ों को तब याद हो जाएगा। गर्भाशय की अंतः परत का ये फिगर है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग। मैंने आपको बताया था ना, गर्भाशय में 3 स्तर पाई जाती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पर ऐसे बना देते हैं, ये गर्भाशय की संरचना में बना रहा हूँ। ये है गर्भाशय। गर्भाशय में अगर आप देखें तो अंतः स्तर जो होता है वो एकदम अंदर होता है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। मध्य वाला मायोमेट्रियम, सबसे बाहरी पेरीमेट्रियम। तो इनके बारे में हमें जानना नहीं है, हमें यहाँ पर पढ़ना है एंडोमेट्रियम के बारे में। तो जो गर्भाशय होती हैं, गर्भाशय की जो अंतः स्तर है वो यही है। इधर की अंतः स्तर, ये है अंतः स्तर। तो इन्हीं अंतः स्तर की फिगर यहाँ पर बनाया गया है। ये अंतः स्तर है गर्भाशय की, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एंडोमेट्रियम मासिक चक्र में, क्योंकि यही नष्ट होकर रुधिर बनाती हैं, रुधिर के रूप में बाहर आ जाती हैं, या अगर अंडाणु का निषेचन होता है तो बहुत अच्छी तरीके से वेल डेवलप्ड हो जाती हैं, जिससे निषेचित अंडाणु इन पर आकर चिपक जाता है, अंतरोपण की प्रक्रिया हो जाती है। आइए शुरू करते हैं मासिक चक्र के बारे में कुछ पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मासिक चक्र किस में कहा जाता है? तो मादा प्राइमेटों जैसे बंदर, कपि, मनुष्य, इन सभी में होने वाले जो जनन चक्र है उसको हम मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। हर महीने होता है, हर 28 से 29 दिन पर एक मासिक चक्र की शुरुआत होती है, 28वें दिन पर खत्म हो जाती है, फिर से शुरुआत होती है, फिर 28वें दिन पर चलती है, खत्म हो जाती है। ये प्रक्रिया चलती रहती है काफ़ी टाइम तक। मनुष्य में लगभग 50 साल तक, और अन्य जंतुओं में भगवान जाने। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट यही याद करेंगे कि मादा प्राइमेटों, मादा प्राइमेटों जैसे बंदर, कपि, मनुष्य आदि में
होने वाले जनन चक्र यानी रिप्रोडक्टिव साइकिल को आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। गाय भैंस में किसे कहते हैं, क्या कहते हैं? गाय भैंस में होने वाले मासिक चक्र को यानी जनन चक्र को क्या कहते हैं? वहाँ पर हम एस्ट्रस साइकिल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे। मनुष्य हो गया तो मनुष्य में प्रत्येक मासिक चक्र के शुरुआती 3 से 5 दिन में ब्लड निकलता है, रक्त का स्राव होता है। ऐसा बंदरों में अब नहीं होता, पहले होता था। अब के जो आज के ज़माने के बंदर हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान रक्त स्राव नहीं होता। तो ये हो गया पहला पॉइंट। मादा प्राइमेटों आदि में होने वाले जनन चक्र को आर्तव चक्र कहते हैं। सामान्य जनों की भाषा में इसे क्या कहते हैं? तो सामान्य जनों की भाषा में इसे माहवारी कहा जाता है या मासिक चक्र कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मासिक चक्र की शुरुआत कब होती है? आर्तव चक्र की शुरुआत कब होती है? जन्म से नहीं होता। मादा में जन्म से ही आर्तव चक्र की शुरुआत नहीं होता, यौनारंभ से होता है। जब उनकी एज 11, 12, 13, 14 साल इस समय जब यौनारंभ शुरू हो जाता है तब उसी समय रजोधर्म की शुरुआत होती है। रजोधर्म भी इसी को कहते हैं, ब्लड का आना, मासिक चक्र के दौरान रक्त का स्राव होना रजोधर्म या मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। तो याद करेंगे कि आर्तव चक्र की शुरुआत यौनारंभ से होती है। प्रथम आर्तव चक्र या ऋतुस्राव चक्र, प्रथम आर्तव चक्र या ऋतुस्राव चक्र को रजोदर्शन, इंग्लिश में मीनार्क कहते हैं। याद करिए, प्रथम आर्तव चक्र जब किसी मादा में, मैंने बताया ना कि मादा में यौनारंभ से मासिक चक्र की शुरुआत होती है, और जब पहली बार उसमें मासिक चक्र की शुरुआत होती है, उसके लाइफ में पहली बार जब मासिक चक्र की शुरुआत होती है, तब उसे वहाँ पर हम रजोदर्शन यानी मीनार्क कहते हैं। 11, 12, 13 साल में ये होता है और फिर वहीं से स्टार्ट हो जाता है। अब एक बार जब शुरू हो गया तो हर 28 दिन पे वो रिपीट होता है। तो याद करेंगे कि प्रथम आर्तव चक्र यानी ऋतुस्राव चक्र को रजोदर्शन यानी मीनार्क कहते हैं। याद हो गया? जो प्रायः 28 से 29 दिन पर पुनः दोहराया जाता है, फिर रिपीट होता है। ठीक है, अब हर 28 दिन पर अगर अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ होता है तभी होता है। हर 28 दिन पर आर्तव चक्र पुनः दोहराया जाता है और ब्लड लॉस होता रहता है, जिसे हम रजोधर्म कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः एक रजोधर्म यानी मेंस्ट्रुएशन से दूसरे रजोधर्म के बीच घटना चक्र को आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। यानी एक रजोधर्म से यानी 3 से 5 दिन शुरुआती दौर में मासिक चक्र के 3 से 5 दिन में रक्त का स्राव होता है। तो रक्त का स्राव जो होता है एक महीने के 3 से 5 दिन, शुरुआती 3 से 5 दिन में, और दूसरे महीने के 3 से 5 दिन, उसके बीच में जो भी घटनाएं घटित होती हैं शरीर में, वही क्या कहलाती हैं? आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्रत्येक आर्तव चक्र के मध्य में, आर्तव चक्र कितने दिन का होता है? 28 दिन का। प्रत्येक आर्तव चक्र के मध्य में यानी 14वें दिन, 28 दिन का होता है तो मध्य क्या हुआ? 14। तो प्रत्येक आर्तव चक्र के मध्य में
अंडाशय से एक अंडाणु का उत्सर्जन होता है। ये क्या है? अंडाणु है। याद करिए कि प्रत्येक मासिक चक्र में के मध्य में अंडाशय से एक अंडाणु का उत्सर्जन होता है। इसे हम अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन कहते हैं। इतनी बातें क्लियर? ये सामान्य बातें हैं, इससे तो पहले आपको जानना ही होगा कि लाइफ में सबसे पहली बार अगर किसी मादा में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है तो उसे हम मीनार यानी रजोदर्शन कहते हैं। और एक रजोधर्म से यानी ब्लड लॉस शुरू हुआ, फिर अगले महीने जब ब्लड लॉस शुरू हुआ तो उसके बीच के घटना चक्र को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तो चक्र कहते हैं। आर्तो चक्र लगभग 28 से 29 दिन का होता है। प्रत्येक आर्तो चक्र के मध्य में यानी लगभग 14वें दिन एक अंडाणु का उत्सर्जन होता है यानी अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। अब आर्तो चक्र की शुरुआत की अवस्था क्या है, क्या बदलाव आते हैं, इन्हें हम देखेंगे। मुख्य रूप से 3 प्रावस्था होती है। आर्तो चक्र की मुख्य रूप से 3 प्रावस्था होती है: मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज लगभग 3 से 5 दिन का होता है और फॉलिकुलर फेज लगभग 6वें दिन से स्टार्ट होता है और 15, 16, 17 तक होता है। और 17 से 28 तक का जो फेज होता है उसे हम ल्यूटियल फेज कहते हैं यानी पीत अवस्था आई। तो आर्तो चक्र की शुरुआत कहाँ से होती है? आर्तो चक्र, पहले याद रखेंगे कि आर्तो चक्र के कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 ABC। एक होता है आर्तो प्रावस्था यानी मेंस्ट्रुअल फेज और दूसरा फॉलिकुलर फेज यानी पुटक प्रावस्था, फॉलिकुलर फेज और तीसरा ल्यूटियल फेज यानी पीतक प्रावस्था या पीत प्रावस्था, इसे कहते हैं ल्यूटियल फेज। तो सबसे पहले क्या होता है? आर्तो प्रावस्था। आर्तो चक्र की शुरुआत आर्तो प्रावस्था से होती है जब रक्त का स्राव होने लगता है। रक्त का स्राव 3 से 5 दिनों तक चलता रहता है। आर्तो चक्र की शुरुआत होती है आर्तो प्रावस्था यानी मेंस्ट्रुअल फेज से, जो कि 3 से 5 दिन तक चलता रहता है। उस समय रक्त का स्राव होता है। अब रक्त स्राव होने का कारण क्या है? रक्त स्राव होने का कारण है गर्भाशय में अंतःस्तर का टूटना। देखिए ये होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि गर्भाशय में जो अंतःस्तर है उसका बहुत बड़ा रोल है यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल में। हमें सिर्फ अंतःस्तर के बारे में भी देखना है। ये क्या है? अंतःस्तर। ये है और ये है अंतःस्तर, दोनों साइड में होते तो चारों तरफ है अंतःस्तर। तो मैंने बताया था कि एक अंडाणु मोचित होता है। ये अंडाणु कहाँ पहुँचता है? यहाँ पर तुम्बिका और संकीर्ण पथ के मध्य में एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर। अगर शुक्राणु आया तो यहाँ पहुँचता है, संलयन होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। अगर शुक्राणु आता है तो निषेचन की प्रक्रिया होती है और अगर ऐसा होता है तो अंतःस्तर टूटता नहीं है और विकसित हो जाता है। लेकिन अगर शुक्राणु नहीं आता तो अंडाणु यहाँ रहकर क्या करेगा? अगर शुक्राणु नहीं आता है तो अंडाणु को यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। अगर शुक्राणु नहीं आता है, अंडाणु का फ्यूजन नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है, तो ये अनिषेचित अंडाणु बाहर आता है और इस अंडाशय में बहुत सारे परिवर्तन, हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण अंतःस्तर टूट जाती है। अंतःस्तर टूट जाती है और ये ब्लड बना लेता है। अंतःस्तर के नष्ट होने से क्या हो जाता है? एक तरल का निर्माण हो जाता है जो रक्त जैसा होता है, क्योंकि उसमें अंतःस्तर में पाई जाने वाली रक्तवाहिनियाँ भी टूटती हैं। ये जो रक्तवाहिनियाँ हैं, रक्तवाहिनियाँ भी नष्ट होने लगती हैं जिससे ब्लड जैसा ही हो जाता है वो तरल। तो
आर्तव चक्र की शुरुआत कहाँ से होती है? अगर मैंने बताया ना, अगर अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ है तब ये शुरू होता है रक्तस्राव। 3 से 5 दिन तक लगातार इन स्तरों का, ये जो अभी दिख रही है ना, ये सब नष्ट हो जाती हैं। कब? अगर अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ है तब। अगर होता है तो बाद में बताएंगे भी आगे। अभी सिर्फ हम ये समझेंगे कि नॉर्मल किसी मादा में जिसमें अभी कोई सगर्भता, कोई प्रेगनेंसी नहीं है, उसमें मासिक चक्र कैसे चलता रहता है हर महीने, इसे हम समझेंगे। अंडाणु का निषेचन हो जाने के बाद वाला हम अभी आगे बताएंगे। अभी हम ये जानेंगे कि अंडाणु का निषेचन नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है कि निषेचन नहीं होता है तो ये बाहर आ जाती हैं और उस समय इसकी जो अंतःस्तर है ये भी टूट जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं और ब्लड का रूप बना लेती हैं और वही ब्लड के रूप में ये बाहर आती रहती है। 3 से 5 दिन तक ये रक्त का स्राव चलता रहता है। इसे हम कहते हैं आर्तव प्रावस्था यानी मेंस्ट्रुअल फेज। और अगर ऐसा नहीं होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर रक्तस्राव, हर महीने जो रक्तस्राव आता है, अगर किसी महीने रक्तस्राव नहीं हो रहा है तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है सगर्भता को यानी प्रेगनेंसी को। मैंने बताया ना कि अगर रक्तस्राव तभी होगा जब अंडाणु का निषेचन ना हुआ हो। अगर अंडाणु का निषेचन किसी शुक्राणु से हो गया है तो ये नष्ट नहीं होती और ये और अच्छी हो जाती हैं, तो रक्त का स्राव नहीं होता। यानी अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन से क्या बन जाएगा? भ्रूण। भ्रूण यहाँ पर आकर चिपक जाएगा, यानी ये क्या होगा? प्रेगनेंसी को दर्शाता है, सगर्भता को दर्शाता है। तो मासिक चक्र के दौरान रक्तस्राव का ना आना ये इंडिकेट करता है सगर्भता यानी प्रेगनेंसी को, यानी वो वुमेन क्या है? प्रेग्नेंट है। लेकिन हमेशा ये नहीं कहा जा सकता। अगर रक्तस्राव नहीं हो रहा है, मासिक चक्र के दौरान रक्तस्राव नहीं हो रहा है, तो हमेशा ये नहीं कहा जा सकता कि प्रेगनेंसी है। और भी रीजंस होते हैं जैसे तनाव, स्ट्रेस। कभी भी किसी भी इंसान को तनाव में नहीं रहना चाहिए, स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे शारीरिक बदलाव आते हैं मैन और वुमेन दोनों में, तो स्ट्रेस भी एक कारण होता है, यानी तनाव, ज़्यादा चिंता, सोचना, इन सभी की वजह से मादाओं में रक्त का स्राव होना रुक जाता है। ठीक, तो ये भी कारण होता है। दूसरा, निर्बल स्वास्थ्य यानी पुअर हेल्थ। अगर आपका हेल्थ सही नहीं है, आप बहुत कमज़ोर हो, आप पौष्टिक आहार नहीं ले रहे हो, तो भी रक्तस्राव का आना रुक जाता है। तो वहाँ पर और भी कारण होते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में रक्त का स्राव नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि प्रेग्नेंट हैं, और अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो उसके और भी रीजंस हो सकते हैं ना आने के, जैसे तनाव यानी स्ट्रेस या फिर पुअर हेल्थ। अब इसके बाद क्या होता है? आर्तव प्रावस्था के बाद आता है पुटक प्रावस्था यानी फॉलिकुलर फेज। पुटक प्रावस्था में क्या होता है? तो पुटक प्रावस्था में अंडाशय में उपस्थित जो पुटक होता है, प्राथमिक पुटक, वृद्धि करने लगता है। देखिए, 3 से 5 दिन तक रक्त का स्राव होता है। ये रक्त का स्राव हुआ है तो क्या हुआ है? अंतःस्तर नष्ट हो गई है ना, तो फिर से अंतःस्तर को भी बनना है। तो पुटक प्रावस्था में एक तो अंडाशय के अंदर जो पुटक है वो वृद्धि करके प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक पुटक बनाता है, फिर परिपक्व पुटक यानी ग्राफियन पुटक बनाता है। साथ ही साथ अंडाशय में ये चलता रहता है, साथ ही साथ गर्भाशय में ये चलता रहता है। जो नष्ट हुई अंतःपरत है, जो ब्लड बन के बाहर निकल गया, उस अंतःपरत को फिर से बनना है। देखिए, बन गया फिर से। यहाँ पर ये लिखा हुआ है थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम, यानी एंडोमेट्रियम की मोटाई। एंडोमेट्रियम सिकुड़ जाता है जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता है, तो ये बेकार है, कोई यूज़ नहीं है, तो वो सिकुड़ कर नष्ट होकर बाहर निकल आता है। फिर जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, फिर अंतःस्तर फिर बनने लगती हैं, इसकी मोटाई बढ़ जाती है, यानी ये जो अंतःस्तर है और अच्छी हो जाती है। हर महीने ये चीज़ होता है, हर महीने गर्भाशय की अंतःस्तर में ये बदलाव आता है। नष्ट होती हैं फिर से बनती हैं, नष्ट होती हैं फिर से बनती हैं, नष्ट होती हैं तो रक्त बनकर बाहर निकल आती हैं, और फिर से बनती हैं तो मोटी अच्छी खासी सुविकसित हो जाती हैं। तो पुटक प्रावस्था यानी फॉलिकुलर फेज में क्या होता है कि अंडाशय में जो प्राथमिक पुटक है वो वृद्धि करके द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ या परिपक्व पुटक बनाती हैं और अंततः ग्राफियन पुटक बनाती हैं।
और साथ ही साथ गर्भाशय में भी ये परिवर्तन चलता रहता है। 6, 7, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, 14 दिन तक क्या होता है, उसके अंतःस्तर में विकास होता है। पुटक अवस्था भी ऐसा नहीं होता कि पुटक अवस्था 1-2 दिन में बदल गई, नहीं, इसको भी देखिए प्राथमिक पुटक से ग्राफियन पुटक तक बनने में कुल 14 दिन लगे। तो ये धीरे धीरे ये विकसित होते रहते हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि एक अंडाशय में सिर्फ एक ही प्राथमिक पुटक विकसित होता है, नहीं, एक अंडाशय में एक से अधिक प्राथमिक पुटक विकसित होने लगते हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही सर्वाइव कर पाता है और ग्राफियन पुटक बना पाता है, और ग्राफियन पुटक आकर सतह पर फट जाती हैं 14वें दिन पर। तो अभी ये नहीं बताएंगे, अभी इससे पहले वाली बात करेंगे कि प्राथमिक पुटक द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ यानी परिपक्व पुटक में बनाती हैं और ग्राफियन पुटक बनाती हैं। साथ ही साथ अंतःस्तर का निर्माण हो जाता है। जो नष्ट हुई अंतःस्तर है वह फिर से पुनः निर्मित हो जाती है। किस अवस्था में? पुटक अवस्था में, फॉलिकुलर फेज में। अब बताइए इसे हम पुटक प्रावस्था क्यों कह रहे हैं? पुटक प्रावस्था का मतलब पुटक का विकास, फॉलिकल का डेवलपमेंट, इसीलिए हम इसे कहते हैं फॉलिकुलर फेज, पुटक अवस्था। याद हो जाएगा। आर्तो प्रावस्था मतलब रक्त का स्राव, पुटक प्रावस्था मतलब रक्त के स्राव के बाद गर्भ अंडाशय में पुटक का विकास होने लगता है, पुटक प्रावस्था शुरू हो जाती है। अब पुटक प्रावस्था जो शुरू होती है वो उनके पीछे कुछ हार्मोन्स का रोल होता है। कौन कौन से हार्मोन? हमारे मस्तिष्क में उपस्थित हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है जो अग्रपीयूष ग्रंथि को एक्टिवेट करता है और LH और FSH के स्राव को उद्दीपित करता है। आइए इन सबको याद करना है, ऐसे मुजवानी नहीं समझना है। आपने याद किया कि 3 फेज होती हैं। आर्तो प्रावस्था जिसमें शुरुआती 3 से 5 दिन में रक्त का स्राव होता है। पुटक प्रावस्था आता है उसके बाद, तो जिसमें पुटक यानी प्राथमिक पुटक विकसित होकर ग्राफियन पुटक बनाती हैं और साथ ही साथ गर्भाशय के अंतःस्तर फिर से निर्मित हो जाती हैं पुटक प्रावस्था तक। लेकिन ये जो पुटक प्रावस्था है इसकी शुरुआत कैसे होती है? तो इस दौरान हमारे मस्तिष्क में उपस्थित हाइपोथैलेमस ग्रंथि से स्रावित होता है एक हार्मोन जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन अग्रपीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है, अग्रपीयूष ग्रंथि पर यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर कार्य करता है और इसे उत्तेजित करता है LH हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। याद करिए, पुटक प्रावस्था में फॉलिकल फेज में हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करता है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन मस्तिष्क में उपस्थित पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग पर कार्य करता है और इससे प्रेरित करता है कि ये 2 हार्मोन LH हार्मोन और FSH हार्मोन का स्राव करें। देखिए रक्त स्राव के पश्चात FSH का, देखिए रक्त स्राव के पश्चात FSH का लेवल बढ़ जाता है क्योंकि FSH ज़्यादा मात्रा में निकलती हैं। FSH यहाँ पर FSH का ग्राफ ज़्यादा है लेकिन LH का ग्राफ कम है। LH का ये देखिए रेड कलर से हम क्या दिखाएं, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH शुरुआती अवस्था में FSH तो ज़्यादा मात्रा में निकलता है लेकिन LH कम मात्रा में निकलता है। इसका रीज़न ये होता है कि वहाँ पर अंडाशय में हार्मोन एस्ट्रोजन बहुत कम मात्रा में होता है। तो जो एस्ट्रोजन होता है inhibits the secretion, low concentration of estrogen inhibits the release of luteinizing hormone, यानी एस्ट्रोजन की कम मात्रा LH के सिक्रीशन को रोकता है। ये देखिए सब हार्मोन आपस में देखिए कैसे कनेक्टेड है। और एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा LH को अधिक मात्रा में स्रावित करने देता है। यही कारण है कि शुरुआती दौर में एस्ट्रोजन क्या करता है, LH के स्राव को कम करता है, इसलिए LH कम होता है लेकिन एस्ट्रोजन FSH को कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता, इसलिए FSH का लेवल ज़्यादा होता है। याद करिए कि लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन inhibits the secretion of luteinizing hormone and the higher concentration of the estrogen stimulates the secretion of luteinizing hormone। यहाँ पर हम कार्य देखेंगे। पहले हम सबसे पहले कार्य देखेंगे FSH का।
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पहले तो ये जान ले कि हार्मोन वहाँ तक पहुँचता कैसे है। मस्तिष्क यहाँ है, अंडाशय निचले भाग में है, तो कैसे पहुँचता है? ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ अपनी हार्मोन को, अपने तरल को रक्त में छोड़ती हैं। तो जब ये मस्तिष्क में उपस्थित अग्रपीयूष ग्रंथि अपने हार्मोन को ब्लड में, आसपास के ब्लड में छोड़ देती हैं, तो ब्लड एक जगह तो रुकता नहीं है, ब्लड तो परिसंचरण के माध्यम से पूरे शरीर में गति करता रहता है और हार्ट उसे पंप करता रहता है। तो पंप करता रहता है, ब्लड हर जगह संचरित होता रहता है। मान लो जैसे कहते हैं ना कि दर्द कमर में है, सुई यहाँ लगा दिया, तो कैसे काम करता है? सुई में जो दवा होती है वो रक्त के माध्यम से वहाँ पर पहुँचता है, पहुँचता सारी जगह पर है, लेकिन ज़रूरत जहाँ पर है वहाँ पर वो कार्य करता है। तो वैसे ही FSH और LH मस्तिष्क में उपस्थित अग्रपीयूष ग्रंथि से स्रावित होती हैं, रक्त के माध्यम से वो अंडाशय, गर्भाशय यहाँ तक पहुँचती हैं। तो जो FSH है वो अंडाशय तक पहुँचती हैं, ओवरी तक, और इन पुटिकाओं को प्रेरित करती हैं कि ये अपना विकास शुरू करें। समझ में आया? इसीलिए इसे क्या कहते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल मतलब पुटक, पुटक मतलब प्राथमिक पुटक, स्टिमुलेटिंग मतलब प्रेरक, स्टिमुलेटिंग मतलब प्रेरक। इसको प्रेरित करती हैं कि भैया तुम विकास करो, बड़े हो। समझ में आया? FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब नाम वाम सब मिला कर याद करेंगे ना तो कभी कुछ भूलेगा नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा हार्मोन क्या करता है। तो उसी के नाम में ही छिपा है उसका काम। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग मतलब फॉलिकल को प्रेरित करता है कि तुम विकास करो, पुटक को प्रेरित करता है। प्राथमिक पुटक द्वितीयक में बनता है, तृतीयक बनता है, फिर परिपक्व बनता है और फिर ग्राफिन पुटक बनकर फटता है। तो ये हो गया FSH का कार्य। तो FSH का कार्य सिर्फ यहीं तक है, ध्यान से समझिएगा कि FSH का कार्य सिर्फ यहीं तक है। इसीलिए इस दौरान FSH शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा निकलता है, जो इनको प्रेरित करके थोड़ा कम हो जाता है, शांत हो जाता है, और थोड़ा और बढ़ जाता है 14वें दिन पर। तो अभी हम आगे बताएंगे। 14वें दिन पर LH हाइयर होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखिए एक बात और याद रखेंगे कि जब FSH इस पर कार्य करता है ना, FSH यहाँ पर ग्रीन से बना है तो ग्रीन से ही लिख दें। ये जो FSH है वो क्या करता है? इन पुटिकाओं को प्रेरित करता है और ये वृद्धि करने लगते हैं। वृद्धि कर रहे जो पुटक हैं उनसे भी हार्मोन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन। ठीक है, तो यही कारण है कि जब वृद्धि कर रहे होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल जब बन जाता है, मैंने वहां पर भी बताया था कि ग्राफियन फॉलिकल एक हार्मोन का स्राव करती है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। तो ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन का स्राव करती है। देखिए एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल इस समय एस्ट्रोजन को छोड़ रही है रक्त में, तो रक्त में एस्ट्रोजन का स्रावण बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा और गोनाडोट्रोपिन की अधिक मात्रा, एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा कब हो रही है? 13 से 14 दिन के बीच में, और GnRH की अधिक मात्रा भी 13 से 14 दिन में बढ़ जाती है, जिससे ये दोनों की अधिक मात्रा क्या करता है? ट्रिगर करता है, LH को स्टिमुलेट करता है निकले, और इसी कारण ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाती है और FSH की मात्रा भी अधिक हो जाती है। कब? 13 से 14 दिन के बीच में। याद करिए, हम ये कहते हैं कि 14वें दिन पर ग्राफियन फॉलिकल से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एस्ट्रोजन। परिपक्व हो रहे ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन रिलीज होता है। 14वें दिन पर सबसे ज़्यादा होता है एस्ट्रोजन का उत्सर्जन, और एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा, मैंने बताया ना, एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा LH को अधिक स्राव करने को प्रेरित करती है। एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा LH को और अधिक स्राव को प्रेरित करती है। हो गया, इसे हम कहते हैं LH सर्ज। यानी 14वें दिन पर LH शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में हार्मोन पाई जाती है। ये नहीं कहेंगे कि सबसे ज़्यादा, और भी हार्मोन्स होते हैं, लेकिन ये कहेंगे कि इन सभी हार्मोन में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? LH। कहेंगे कि 14वें दिन पर, मासिक चक्र के 14वें दिन पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपनी उच्चतम स्तर पर होता है, अपने उच्चतम स्तर पर होता है। इसे हम कहते हैं LH सर्ज, LH सर्ज। और इट ट्रिगर्स ओव्यूलेशन, यानी LH की सबसे अधिकतम मात्रा ग्राफियन फॉलिकल को फटने को प्रेरित करती है, और ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है, अंडाणु उत्सर्जित हो जाता है, यानी ओव्यूलेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसे कहते हैं अंडोत्सर्ग। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए अंडोत्सर्ग के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा होता है? तो अंडोत्सर्ग किस हार्मोन की अधिक मात्रा के कारण फट होता है? तो LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की अधिक मात्रा के कारण ही अंडोत्सर्ग होता है।
और ल्यूटिनार्जिक हार्मोन की मात्रा में वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल उस समय एस्ट्रोजन का स्राव करता है। एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की अधिक मात्रा को प्रेरित करता है, और एस्ट्रोजन की कम मात्रा LH को रोकता है। यही है कि एस्ट्रोजन यहाँ पर कम है तो LH भी कम है, एस्ट्रोजन यहाँ पर अधिक है तो LH भी अधिक है। समझ में आया? ये था हार्मोन का अभी यहाँ पर कार्य। जब अंडोत्सर्ग हो जाता है, अंडाणु निकल जाता है। अंडाणु के निकलने के पश्चात कहाँ आता है अंडाणु? फैलोपियन नलिका में। अब जो यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल है फट कर अंडाणु बना निकाल देता है, और उसके बाद ये किस में बदल जाता है? मैंने बताया था कि ग्राफियन फॉलिकल के फटने के पश्चात उसमें रुधिर भर जाता है, तब उसे हम कार्पस हीमोरैजिकम कहते हैं। कार्पस हीमोरैजिकम से फिर ग्रंथिल संरचना कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। आपको पता है कि कार्पस ल्यूटियम एक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है, जिसे 3 हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और इनहिबिन। यहाँ पर देखिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ गया, अभी प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकल रहा था, लेकिन जैसे ही कार्पस ल्यूटियम बनता है प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होने लगता है, प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ जाता है, साथ ही साथ एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ जाता है। यहाँ पर एक और हार्मोन कार्य करता है इनहिबिन, इनहिबिन का लेवल भी बढ़ जाता है। चलिए यहाँ पर बना देते हैं एक और हार्मोन इनहिबिन। अब यहाँ पर क्या होता है? ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो ग्राफियन फॉलिकल से, अब देखिए अभी ये भी जान लीजिए कि यहाँ पुटक प्रावस्था यहाँ तक थी, फटने के बाद जब कार्पस ल्यूटियम बन जाता है तब इसे हम ल्यूटियल फेज कहते हैं। ल्यूटियल, देखिए इसे ल्यूटियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कार्पस ल्यूटियम शब्द में कुछ आ रहा है ना, मतलब निकल रहा है, मैच कर रहा है ना, ल्यूटियल है और ल्यूटियम है, तो इसे हम हिंदी में कहते हैं पीत पिंड। कार्पस ल्यूटियम को हिंदी में पीत पिंड कहते हैं, इसी वजह से इसका प्रावस्था का नाम पीतक प्रावस्था का, क्योंकि इसके बाद की जो अवस्था है वो इस पर डिपेंड करती है, पीत पिंड पर डिपेंड करती है, कार्पस ल्यूटियम पर डिपेंड करती है, इसीलिए हम इसे ल्यूटियल फेज कहते हैं। 14 दिन के पश्चात का जो भी फेज है उसे हम कार्पस ल्यूटियम का फेज कहते हैं, यानी ल्यूटियल फेज कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ल्यूटियल फेज। अब ल्यूटियल फेज में क्या होता है? कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। ये प्रोजेस्टेरॉन बहुत ही अनिवार्य है किसके लिए? देखिए जो डेवलपिंग एंडोमेट्रियम है ना, इसको एकदम विकसित बनाए रखने के लिए, इसी तरह से सुविकसित बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आवश्यक होता है। अब अगर अंडाणु का निषेचन हो गया, अगर अंडाणु का निषेचन हो गया तो क्या होता है? आइए यहाँ पर बनाते हैं आपको। ये अवस्थाएं आपने देख ली, याद हो गया होगा। देखिए यहाँ पर अंडाणु पहुँचा, यहाँ से शुक्राणु गया, शुक्राणु इनके साथ फ्यूज किया, तो ये हो गई सगर्भता यानी प्रेगनेंसी हो गई। अगर ऐसा होता है कि अंडाणु शुक्राणु के साथ फ्यूज कर लेता है तो ये जो अंतः स्तर है ये और विकसित हो जाती हैं, नष्ट नहीं होती, क्या होती हैं? और विकसित हो जाती हैं। और इनके विकसित होते रहने के लिए, इसी तरह से बढ़िया बना रहने के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आवश्यक होता है। तो कार्पस ल्यूटियम क्या करता है? लगातार प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करता रहता है, और इनकी जो अंतःस्तर है वो अच्छी तरीके से बनी रहती हैं। और फिर धीरे धीरे कुछ दिन बाद, 72 घंटे बाद या उसके बाद 3-4 दिन बाद, यहाँ पर गर्भाशय के अंतःस्तर पर इस भ्रूण का, क्योंकि निषेचन के पश्चात ये भ्रूण बन जाएगा, भ्रूण का रोपण हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अंतर्रोपण, इम्प्लांटेशन। अंतर्रोपण यानी इम्प्लांटेशन। बस अब प्रोजेस्टेरॉन अपना कार्पस ल्यूटियम से रिलीज होते रहते हैं और अंतःस्तर बनी रहती है, अंतरोपण हो जाता है। 9 महीने तक ये प्रक्रिया स्टॉप हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। अगर जब प्रेगनेंसी होती है तब, अगर सगर्भता होता है तब आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, उसके बाद कोई मेंस्ट्रुअल जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सगर्भता हो गई है, अंतरोपण हो गया है। तो अब मासिक चक्र का आना बंद 9 महीने तक, और उसके बाद जन्म के पश्चात, शिशु के जन्म के पश्चात यानी प्रसव के बाद, पार्चुरेशन के बाद भी 2-3 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता। उस समय लैक्टेशन पीरियड चलता है, यानी दुग्ध स्राव होता रहता है स्तन ग्रंथियों से, तब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता।
तो यहाँ पर ये प्रक्रिया होती है, जितने भी हार्मोन हैं सब अपने लेवल पे आ जाते हैं और सगर्भता हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तब क्या होता है? अगर यहाँ पर ये प्रेगनेंसी नहीं होती, किसी भी शुक्राणु प्रवेश नहीं करता, तो अंडाणु को तो वेस्ट होना है ना। अब चूँकि कोई शुक्राणु नहीं आया तब अंडाणु को वेस्ट होना है। तब क्या होता है, अगर निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है तो ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये नष्ट होने लगता है, और अगर ये नष्ट होगा तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल ड्रॉप हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर जाता है, कम हो जाता है, और रक्त में प्रोजेस्टेरॉन कम हुआ तो ये स्तर भी नष्ट होने लगती हैं, ये अंतः स्तर नष्ट होने लगती हैं। बस हो गया, कहानी खत्म। ऐसा तभी होगा जब निषेचन नहीं होता है। तो फिर से अगले महीने की मासिक चक्र शुरू हो जाती है। अगर सगर्भता नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम नष्ट होने लगती हैं और इससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव कम हो जाता है, बंद हो जाता है, और प्रोजेस्टेरॉन की कमी जैसे ही होती है एंडोमेट्रियम लाइनिंग नष्ट होने लगती है, और एंडोमेट्रियम लाइनिंग नष्ट होकर रक्त के रूप में एक तरल का निर्माण करती हैं, और क्या होता है, बाहर आ जाती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रजोधर्म, मेंस्ट्रुएशन। यानी अब फिर से एक नया मासिक चक्र शुरू। यही तो बताए थे कि एक रक्तस्राव से दूसरे रक्तस्राव के बीच की जो घटना चक्र है उसी को हम मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। देखिए, एक बार रक्तस्राव हुआ, 28 दिन तक चला, अगर अंडाणु का निषेचन हो गया तब तो ये प्रक्रिया नहीं होगी, लेकिन अगर अंडाणु का निषेचन नहीं होता है यानी प्रेगनेंसी नहीं होती है तो फिर से नया मासिक चक्र शुरू हो जाता है। बस यही था। रोल देख लिया आपने हार्मोन्स का, क्या क्या होता है। यहाँ पर ये जो इनहिबिन हार्मोन है ये क्या कार्य करता है, यहाँ पर देखिए इस समय ल्यूटियल फेज में इनहिबिन की मात्रा बढ़ी होती है, इनहिबिन की मात्रा बढ़ी हुई होती है। इनहिबिन क्या करता है, इनहिबिन FSH के स्राव को रोकता है। अब क्या ज़रूरत इनको भैया FSH को छेड़ने की, है ज़रूरत, क्योंकि इनहिबिन अगर FSH को नहीं रोकेगा तो FSH बढ़ जाएगा, और अगर FSH बढ़ा तो और फॉलिकुल डेवलप होने लगेंगे। तो इसलिए कि एक हो गया है ना, एक प्राथमिक पुटक ग्राफिन पुटक बना लिया है ना, अब इस 28 दिन के बीच में किसी अन्य ग्राफिन पुटक की आवश्यकता नहीं है, वो तो अगले महीने होगी। तो इसलिए इनहिबिन क्या करता है, FSH को रोकता है। देखिए FSH का लेवल ड्रॉप हो जाता है, लेकिन जैसे ही ल्यूटियम नष्ट होता है, कार्पस ल्यूटियम नष्ट होता है तो इनहिबिन कम हो जाता है। इनहिबिन जैसे ही कम होता है फिर से FSH बढ़ जाता है, और FSH के बढ़ने से फिर से नया अगले महीने की साइकिल शुरू होती है, और अगले महीने की प्राथमिक पुटक फिर से डेवलप होने लगती हैं। तो ये इनहिबिन का कार्य हो गया। साथ ही यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन किसको रोकता है, GnRH को रोकता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को कम करता है, जिससे कि ये LH और FSH का सिक्रेशन कम कर दे। इसी नाते देखिए, जब प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा है, इनहिबिन ज़्यादा है, तो FSH और LH दोनों कम हो जाते हैं, और जैसे ही ये दोनों खत्म होंगे, प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिन जैसे ही खत्म होंगे, इनका स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है। बस यही है हार्मोन की क्रियाविधि कि कैसे कैसे हार्मोन मासिक चक्र को रेगुलेट करते हैं। फिर से हम एक बार बताते हैं शॉर्ट फॉर्म में ये सारी चीज़ें। होता क्या है, मासिक चक्र याद रखेंगे 28 से 29 दिन का होता है। मासिक चक्र के 3 प्रावस्थाएं होती हैं। एक तो रजोधर्म प्रावस्था या आर्तो प्रावस्था, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, और दूसरा पुटक प्रावस्था यानी फॉलिकुलर फेज, और तीसरा ल्यूटियल फेज। आर्तो चक्र की शुरुआत ऋतुस्राव से होती है, जब रक्त का स्राव होने लगता है। यह 3 से 5 दिनों तक होता है। रक्त का स्राव होने का कारण क्या होता है, गर्भाशय की अंतः स्तर नष्ट होकर रक्त बना लेती हैं और अंडाणु को लेकर बाहर आ जाती हैं। और फिर स्टार्ट होता है पुटक प्रावस्था यानी फॉलिकुलर फेज। इस समय गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन FSH और LH को स्राव को उद्दीपित करता है, लेकिन अंडाशय में एस्ट्रोजन कम होता है, जिसकी वजह से LH कम निकलता है, FSH ज़्यादा निकलता है। FSH अंडाशय में उपस्थित प्राथमिक पुटक को प्रेरित करता है कि वह ग्राफिन पुटक बनाए। साथ ही साथ गर्भाशय की जो नष्ट हुई अंतः स्तर है वह भी फिर से बनने लगती है, यानी फिर से
प्रचुरोद भवन यानी प्रोलिफरेशन शुरू हो जाता है और प्रोलिफरेट हो जाता है। फिर उसके बाद ग्राफियन पुटक फट जाता है सतह पर आकर 14वें दिन पर, यानी एक मासिक चक्र के मध्य में 14वें दिन पर, जब 14वें दिन पर क्या होता है कि ग्राफियन पुटक एस्ट्रोजन का स्राव करती हैं। तो ग्राफियन पुटक से एस्ट्रोजन का स्राव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है 14वें दिन पर। अधिक मात्रा में एस्ट्रोजन LH की अधिक मात्रा को प्रेरित करता है निकलने के लिए। तो उस समय जब एस्ट्रोजन अधिक होता है तो उस समय LH भी सबसे अधिक होता है, अपने अधिकतम बिंदु पर होता है, तब उसे हम वहाँ LH सर्ज कहते हैं। LH की बढ़ी हुई मात्रा यानी उच्चतम मात्रा ग्राफियन पुटिका को फटने को प्रेरित करती है, यानी अंडोत्सर्ग होता है और इससे अंडाणु बाहर आता है। अंडाणु के बाहर आने के पश्चात ग्राफियन पुटिका नष्ट होने लगती हैं और ये कार्पस ल्यूटियम बना लेती हैं। अब यहाँ के बाद की स्टेज को हम ल्यूटियल फेज कहते हैं, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम मतलब ल्यूटियल फेज। कार्पस ल्यूटियम एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है, उससे रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन, इनिबिन और एस्ट्रोजन, तीनों हार्मोन रिलीज होता है। अब क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन की अधिक मात्रा गर्भाशय के अंतःस्तर को बनाए रखता है। अगर अंडाणु का निषेचन होता है यानी सगर्भता यानी प्रेगनेंसी होती है तो कार्पस ल्यूटियम नष्ट नहीं होता, ये प्रोजेस्टेरॉन को बनाते रहता है और इसके अंतःस्तर सुविकसित बनी रहती है तब तक जब तक इसका अंतरोपण ना हो जाए। अंतरोपण के बाद भी इसकी जो अंतःस्तर है वो बनी रहती है। लेकिन अगर अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है और नष्ट होकर कार्पस एल्बिकेंस बना लेता है, और इसके नष्ट होने पर प्रोजेस्टेरॉन, इनिबिन और एस्ट्रोजन इनका भी श्रावण कम हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन की कमी से अंतःस्तर नष्ट होने लगती है। नष्ट होकर रक्त का स्राव करती हैं, रक्त बना लेती हैं, रक्त के स्राव में फिर से बाहर निकल आती है, यानी फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। यही चक्र हमेशा हर 28 से 29 दिन पर चलता रहता है। हार्मोन की क्रियाविधि देखेंगे तो FSH का कार्य होता है प्राथमिक पुटक के विकास को प्रेरित करना। LH का कार्य होता है अंडोत्सर्ग को प्रेरित करना। एस्ट्रोजन का कार्य होता है LH के उद्दीपन को बढ़ाना, LH के स्राव को उद्दीपित करना, एस्ट्रोजन का कार्य होता है। प्रोजेस्टेरॉन का कार्य होता है अंतःस्तर को बनाए रखना, प्रोजेस्टेरॉन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को भी कम करता है। इनिबिन का कार्य होता है FSH के स्राव को कम करना। बस नोट कर डालिए। हेडिंग डालेंगे आर्तव चक्र या मासिक चक्र या रज चक्र या ऋतुस्राव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसमें लिखेंगे कि मादा प्राइमेटो ब्रैकेट में जैसे बंदर, मनुष्य, कपि ब्रैकेट क्लोज आदि में होने वाले जनन चक्र को आर्तव चक्र कहा जाता है। इसे सामान्य भाषा में माहवारी भी कहते हैं। ठीक है, महामारी मत लिख दीजिएगा, महामारी मत लिखिएगा, महामारी तो कुछ और होता है, रोगों का फैलना, माहवारी कहते हैं इसके। आगे लिखेंगे कि प्रथम ऋतुस्राव या रजोधर्म की शुरुआत यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी में होती है, जिसे रजोदर्शन यानी मीनार्क कहते हैं, MENARCH। स्त्रियों में यह आर्तव चक्र प्रायः 28 से 29 दिन पर दोहराया जाता है। इसीलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच घटना चक्र को आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। प्रत्येक आर्तव चक्र के मध्य में एक अंडाणु का उत्सर्जन अर्थात अंडोत्सर्ग होता है। फिर आगे लिखेंगे आर्तव प्रावस्था की शुरुआत, ऐसे लिखेंगे आर्तव चक्र की शुरुआत, आर्तव चक्र की शुरुआत आर्तव प्रावस्था यानी मेंस्ट्रुअल फेज से होती है जब रक्तस्राव होने लगता है। यह रक्तस्राव 3 से 5 दिन तक जारी रहता है गर्भाशय में। इस रक्तस्राव का कारण गर्भाशय की अंतःस्तर परत यानी एंडोमेट्रियम लाइनिंग और रक्त केशिकाओं का नष्ट होना है, जो एक तरल का रूप धारण करता है और योनि के द्वारा बाहर निकलता है। रजोधर्म की अनुपस्थिति यानी रजोधर्म का ना आना गर्भधारण यानी प्रेगनेंसी का संकेत है। यद्यपि इसके अन्य कारण भी हैं, जैसे तनाव यानी स्ट्रेस या निर्बल स्वास्थ्य यानी पुअर हेल्थ। आगे लिखेंगे कि आर्तव प्रावस्था के बाद पुटकीय प्रावस्था या पुटक प्रावस्था फॉलिकुलर फेज आता है। इस प्रावस्था में अंडाशय में स्थित प्राथमिक पुटक का विकास शुरू होता है और यह वृद्धि करके ग्राफियन पुटक में परिवर्तित हो जाता है तथा इसके साथ साथ गर्भाशय के प्रचुरोद्भवन यानी प्रोलिफरेशन के द्वारा गर्भाशय की अंतःस्तर यानी एंडोमेट्रियम पुनः पैदा हो जाती है। अंडाशय व गर्भाशय में ये परिवर्तन
पीयूष ग्रंथि व अंडाशयी हार्मोन की मात्रा के स्तर में परिवर्तन के कारण होता है। पुटक प्रावस्था के दौरान हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है। यह हार्मोन अगर पीयूष ग्रंथि से LH और FSH के स्राव को प्रेरित करता है। अतः इस समय LH और FSH का स्राव धीरे धीरे बढ़ता है। यह स्राव पुटक परिवर्धन के साथ साथ पुटक से एस्ट्रोजन हार्मोन के स्राव को भी प्रेरित करता है। आगे लिखेंगे कि LH और FSH दोनों ही आर्तव चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। मध्य चक्र के दौरान जब LH का तीव्र स्रवण होता है तब यह अधिकतम स्तर पर होता है। इसे LH सर्ज कहा जाता है। इस दौरान ऐसे लिखेंगे कि LH सर्ज ग्राफीन पुटक को फटने के लिए प्रेरित करता है, जिससे ग्राफीन पुटक फटता है और अंडाणु को उत्सर्जित करता है, अर्थात अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन होता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात पीत प्रावस्था यानी ल्यूटियल फेज, या इसे हम स्रावी प्रावस्था भी कहते हैं। कई जगह पर स्रावी प्रावस्था भी लिखा होता है। स्रावी प्रावस्था या सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं। तो लिखेंगे अंडोत्सर्ग के पश्चात पीत प्रावस्था या स्रावी प्रावस्था शुरू होती है। इस दौरान ग्राफीन पुटक का शेष बचा हुआ भाग पीत पिंड यानी कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है। कार्पस ल्यूटियम एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है और इससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है। ऐसे लिखेंगे प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिन व एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। प्रोजेस्टेरॉन की अधिक मात्रा गर्भाशय के अंतः स्तर को बनाए रखने के लिए अनिवार्य होता है। इस प्रकार गर्भाशय के अंतः स्तर अंडाणु के अंतर्रोपण यानी इम्प्लांटेशन तथा सगर्भता के पश्चात होने वाली घटनाओं के लिए आवश्यक है। आगे लिखेंगे सगर्भता यानी प्रेगनेंसी के बाद आर्तव चक्र की ये सभी घटनाएं बंद हो जाती हैं, अर्थात मासिक चक्र नहीं होता या रजोधर्म नहीं होता। जब निषेचन नहीं होता है तब पीत पिंड यानी कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाती है, जिससे प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम हो जाती है। अतः इससे गर्भाशय के अंतः स्तर नष्ट होने लगते हैं और पुनः रजोधर्म शुरू हो जाता है, अर्थात नया मासिक चक्र की शुरुआत होती है। स्त्री में यह आर्तव चक्र लगभग 50 वर्ष की आयु में बंद हो जाता है, तब इसे रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज भी कहते हैं। मेनोपॉज भी कहते हैं। अतः रजोदर्शन से लेकर रजोनिवृत्ति की अवस्था के मध्य चक्रीय रजोधर्म सामान्य जनन अवधि का सूचक है। यानी रजोदर्शन से रजोनिवृत्ति तक चक्रीय रजोधर्म हो रहा है, यह एक सूचक है सामान्य जनन अवधि का। अगर ऐसा नहीं होता है तो सगर्भता होने के चांसेस नहीं होते हैं। बस अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखेंगे, या फिगर आप बना लेंगे, फिगर बनाने के बाद नेक्स्ट लाइन से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखेंगे जो इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए। पहला पॉइंट लिखेंगे, ऐसे हेडिंग बना के लिखेंगे कि मासिक चक्र में हार्मोन की क्रियाविधि। पहला पॉइंट लिखेंगे हाइपोथैलेमस से GnRH यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्राव होता है, जो अग्रपीयूष ग्रंथि को LH और FSH के स्राव को प्रेरित करती है, जिससे मासिक चक्र की शुरुआत होती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि FSH प्राथमिक पुटक के विकास को प्रेरित करता है। प्राथमिक पुटक द्वितीयक, फिर तृतीयक और अंततः परिपक्व या ग्राफियन पुटक में परिवर्तित हो जाता है। पुटक के वृद्धि के दौरान हार्मोन एस्ट्रोजन का स्राव होता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे GnRH तथा एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा अग्रपीयूष ग्रंथि को LH हार्मोन की अधिक मात्रा को
स्राव को प्रेरित करता है। इस दौरान अर्थात आर्तव चक्र के मध्य 14वें दिन में LH अपनी उच्चतम स्तर पर होती हैं, वहाँ उसे LH सर्ज कहा जाता है। यह LH सर्ज अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन के लिए आवश्यक है। अतः LH हार्मोन की अधिकतम मात्रा अंडोत्सर्ग को प्रेरित करती है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, अंडोत्सर्ग के पश्चात ग्राफिन पुटक एक ग्रंथिल संरचना कार्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनहिबिन हार्मोन का स्राव करती हैं। पांचवा, मासिक चक्र के 21वें दिन प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इनहिबिन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। आगे लिखेंगे, इनहिबिन FSH हार्मोन के स्राव को रोकता है, क्योंकि FSH पुटिका परिवर्धन को प्रेरित करता है, जिसका मासिक चक्र के 21वें दिन कोई आवश्यकता नहीं है। छठवां लिखेंगे, प्रोजेस्टेरॉन GnRH के स्राव को रोकता है, क्योंकि 21वें दिन में GnRH के स्राव की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि GnRH LH और FSH हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। अतः 21वें दिन में GnRH की कमी से LH और FSH हार्मोन के स्तर में भी कमी हो जाती है। सातवां, यदि अंडाणु का निषेचन होता है तो कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण करता रहता है, जो कि गर्भाशय के अंतः स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, अर्थात अंतररोपण यानी इम्प्लांटेशन, जिससे ऐसे लिखेंगे, जिससे अंतररोपण यानी इम्प्लांटेशन हो सके। 9वां पॉइंट लिखेंगे, यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो प्रोजेस्टेरॉन ऐसे लिखेंगे, तो अपीतक पिंड या कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाता है, अर्थात प्रोजेस्टेरॉन व इनहिबिन का स्राव कम हो जाता है, जिससे गर्भाशय के अंतः स्तर टूट जाती हैं, टूटकर रक्त का निर्माण करती हैं और योनि के माध्यम से बाहर निकल आता है। इसी तरल के प्रवाह को माहवारी या ऋतुस्राव यानी मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ठीक, यह प्रावस्था 28वें दिन प्रारंभ होकर 3 से 5 दिन तक जारी रहता है और नया मासिक चक्र की शुरुआत होती है। यह चक्रण यानी यह साइकिल प्रतिमाह होती रहती है। बस ये था आपका संपूर्ण मासिक चक्र के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में संपूर्ण बातें। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको जितनी बार पढ़ेंगे आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। तो याद करिए, समझिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।